वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की बीपीएससी टीआरई 4.0 विज्ञान माने की साइंस की मैराथन में, जहां पर हम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल पढ़ते हुए हमारी तैयारी की और मजबूत करते हुए आगे लेकर जा रहे हैं। तो सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं और आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, जिस तरह से बीपीएससी नाग बनकर हमें काटने की कोशिश कर रहा है, डंक मारने की कोशिश कर रहा है, हम भी बता देंगे कि हम भी भाई साहब महादेव के भाई साहब भक्त है और भाई साहब नाग से डरने वाले है नहीं। तो उसी जहर को निकालने के लिए आज हम मूल मंत्र और भाई साहब एक गुरु मंत्र जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो सभी लोग आखिर तक बने रहेंगे। और उसी तरह से आज आखिरी में आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। जो अंत तक क्लास करेगा उसी को बस उस सरप्राइज का फायदा होने वाला है, तो सब लोग आखिर तक क्लास करेंगे। ठीक है जी, चलो तो शुरुआत करते एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, जैसे हमेशा करते हैं। जो लक्ष्य पर नजर जमाते हैं, जो लक्ष्य पर नजर जमाते हैं, हर बाधा को पीछे छोड़ जाते हैं, वही असली विजेता कहलाता है। वही असली विजेता कहलाता है जो मंजिल को अपने दिल से अपनाता है। और यहां पर वो हर व्यक्ति अपना हाथ खड़ा कर देगा जो सच में चाहता है कि बीपीएससी में 2025 में जो अभी ये टीआरई की एग्जामिनेशन होगी, उसमें सच में दिल से कितने लोग हैं वो टीचर बनना चाहते, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। चलो सभी लोग एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, कितने लोग दिल से चाहते कि जी हाँ सर, हम दिल से चाहते हैं। अगर आपने दिल से अपनाया है कि इस बार आपको शिक्षक बनना है, तो मेरी भी दुआ है, मैं भी उस ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सभी की जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो इस साल पूरी हो जाए। चलो बोलो एक बार सभी लोग एक साथ जो है बोलेंगे कि हम सभी लोग सर टीचर बनकर ही रहेंगे। और सेशन को लाइक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने कल कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग ऑप्शन के साथ जो है क्वेश्चन को फोड़ा था, आज भी उसी तरह से फोड़ेंगे। ठीक है जी, चले सभी लोग एक साथ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और टारगेट रखते हैं कि 1.5 के लाइव स्टूडेंट जो है हम आज लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सभी लोग बताइए इसका आंसर आप क्या करोगे, और लाइक भी करते रहेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई को निम्नलिखित में से किस रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यहां पे शक्ति की बात हो रही है, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो है, कोई ऑप्शन नंबर सी, कोई ऑप्शन नंबर बी, और कोई तो बस सब ऑप्शन नंबर ई तक पहुंच चुके हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला अगर लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है मेरे भाई। क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। अगर ये वोल्टेज इंटू करंट अगर हो रहा है, तो सीधा सीधा आपके सामने ही इसकी भाई साहब इकाई लगाई गई है। तो आप बोलेंगे कि सर वोल्टेज का यूनिट होता है आपका वोल्ट, और करंट को नापा जाता है आपके एम्पियर में। क्या ये इकाई आपको कहीं पे नजर आ रही है? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए। और जिन लोगों ने वैट सेकंड के ऊपर भाई साहब टिक किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात मुझे बताइए, ये वैट ही इकाई है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट एम्पियर बराबर क्या होता है जी? 1 वैट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे वैट सेकंड, ये किसकी इकाई है? जूल की इकाई है। किसकी है? जूल होता है वो, जूल। ठीक है, याद रखेगा। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये वैट सेकंड किसकी यूनिट है। देखते कितने लोग जो है इसका आंसर कर पाते हैं। चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताएंगे कि ये वैट सेकंड किसकी इकाई, किसकी यूनिट है। जिसने भी आंसर दे दिया भाई साहब, मैं मान लूंगा कि सच में आपने बीपीएससी को बिल्कुल दिल में वो जगह दी कि भाई साहब मैं शिक्षक बनकर ही दम लूंगा। देखते कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, वैट सेकंड मतलब होता है आपका जूल। और जूल किसकी इकाई है जी? ये जूल इकाई आपकी ऊर्जा की इकाई है। साथ में ये कार्य माने कि वर्क भी इकाई रहेगी। ये किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ये भी आपकी इलेक्ट्रिक ऊर्जा की इकाई है, माने कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है? यहां पर क्लियर अगर हो गया है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाने वाला सवाल है। और जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बस समझ लेना आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कर लेंगे सभी लोग मिलकर। कोई भी गलत नहीं करेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर करेंगे। बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? किसी भी
विद्युत के प्रतिरोधकता के बारे में बात कर रहा है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है ये पूछा गया है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी लोगों ने, कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर डी और कुछ जो है भाई साहब ऑप्शन नंबर ई मार रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर किया है, हमने एक फार्मूला पढ़े है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। कितने लोगों को ये फार्मूला पता है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। कितने लोगों को ये फार्मूला पता है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। हमने क्या पढ़ा जी? हमने पढ़ा सर R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए होता है। यहाँ पे ये R क्या है जी? बताइए, जिनको जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है। ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। माने कि इसे हम भाई साहब किस में गिनते हैं? इसे हम ओहम में गिनते हैं। माने कि ये आपका प्रतिरोध है। ये क्या है? आपका प्रतिरोध है। और यहाँ पे ये जो रो नजर आ रहा है, इसे एक प्रकार का हम कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट मानते हैं। यही कांस्टेंट क्या है जी? हमारा, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। माने कि ये हमारा प्रतिरोधकता है। ये क्या है? हमारी प्रतिरोधकता होती है। और इस प्रतिरोधकता के ऊपर अक्सर सवाल पूछे गए, और इसकी इकाई आप सभी को पता है, इसे हम ओहम मीटर में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? ओहम मीटर में गिनते हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि ये जो रेजिस्टिविटी होती है भाई साहब, ये बिल्कुल दो ही चीजों के ऊपर निर्भर करती है। कितने? दो चीजों के ऊपर। एक होता है भाई साहब किसी भी वस्तु का जो तापमान है, उस तापमान मान कि ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। और उसी तरह से भाई साहब आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, ये मटेरियल के ऊपर ये निर्भर करती है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पर वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता तो रेजिस्टेंस जो है साहब लंबाई के ऊपर निर्भर, ये एरिया के ऊपर निर्भर, रो के ऊपर निर्भर, और उसी तरह से ये टेम्परेचर और मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करे बस इसके ऊपर, माने कि इन 5 गुणों के ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही, बिल्कुल सही आंसर लिखकर बता देंगे कि बताइए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी माने कि विद्युत प्रतिरोधकता कौन से चीज के ऊपर निर्भर करती है। कोई भी इसका आंसर अभी गलत नहीं करेगा। फिर से एक बार सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या ये लेंथ पे ऊपर? जी नहीं। क्या ये थिकनेस के ऊपर? जी नहीं। क्या ये शेप के ऊपर? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, माने कि आपके कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। डन है। अगर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता, अगर आपका इसका रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता, माने कि आपको अगर प्रतिरोध अगर पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था? प्रतिरोध अगर पूछा जाता था, उस केस में आपका आंसर मोर देन 1 ऑफ अबव होता था। इस बात को समझिए, इस बात को समझे। डन है यहाँ पे। चलो, ये भी क्वेश्चन आपका दमदार हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। ये भी आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाने वाला सवाल है। मैं आपको उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं जो सेम टू सेम आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे। उसी लेवल और उसी पैटर्न के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपको बीपीएससी के लेवल का मिलने वाला है, या शायद उससे टफ भी मिल सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस? देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हमें बनाना है, और हमारे पास 5 रेजिस्टर्स दिए, हमारे पास 5 प्रतिरोध दिए गए, और हर एक का जो प्रतिरोध है वो आपका 1/5 ओम है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है। एक बात मुझे बताओ, मेरे पास ये जो 5 रेजिस्टर्स दिए हैं, इनको किस तरह से लगाओगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा? एक बात गांठ बांध के रख दो, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो वहां पे आप कौन से प्रकार का कनेक्शन इस्तेमाल करोगे? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सीरीज कनेक्शन। क्या करेगा? सीरीज कनेक्शन भाई साहब, जो श्रेणी वाला होता है भाई साहब कनेक्शन, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक बात मुझे बताइए, अगर ये आर मैक्सिमम में निकालू तो ये पांचों रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इस तरह से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये भाई साहब पांचवा। इससे हमें क्या मिलेगा? आर मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? आर मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो भाई साहब सीधा हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करोगे। इन सभी को जोड़ दो, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1/5 और 1/5 कर दो, तो भाई साहब ये सभी को आता है, ये सभी को करना आता है। चलो बताओ आंसर क्या आया सभी लोगों का? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपका सभी का आंसर क्या आया है। 1/5 1/5 1/5 1/5 करोगे तो 5 तो कॉमन, और भाई साहब 5 ऊपर माने कि कितना आया?
कितना आया? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना आया, कितना आया? 1 ओहम आया है। कितना आया है? 1 ओहम आया है। कितना आया है? 1 ओहम। और एक ट्विस्ट की बात बोलूं, इसमें आपको मिनिमम रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो कितने लोग यहां पर मौजूद है जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ कि सेम टू सेम आपको कंडीशन दी गई है और आपको बोला गया है कि सर आर मिनिमम कितना रह सकता है। आर मिनिमम माने कि सबसे कम से कम रेजिस्टेंस जो है आप कैसे निकाल सकते हो। चलो सभी लोग जो है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बताएंगे। पहली बात तो आपको क्लियर हो जाएगी कि सर कम से कम रेजिस्टेंस अगर मुझे पाना है तो ऑब्वियसली मैं समांतर करूंगा, माने कि मैं पैरेलल कनेक्शन करूंगा। कैसे करूंगा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है जी? भाई साहब प्यारे लाल 1, प्यारे लाल 2, प्यारे लाल 3, प्यारे लाल 4 और प्यारे लाल 5, इनको जोड़ दो कुछ इस तरह से। ये हो गया भाई साहब आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया, बराबर है। अब इनको जोड़ दिया तो फार्मूला आपको पता है 1 अपॉन आर मिनिमम। फार्मूला क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय R1, 1 डिवाइड बाय R2, 1 डिवाइड बाय R3, 1 डिवाइड बाय R4 प्लस 1 डिवाइड बाय R5 कर दो और यहां पे R की वैल्यू 1/5 करके भाई साहब आप मुझे सॉल्व करके बताओ। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आया है। अगर मैं 1/5 ऐड कर दूं तो ऑब्वियस ऊपर आपका 5 और नीचे भी आपका 1/5, माने कि ये 25 आ जाएगा। कितना आया है? 25। भाई साहब ये 25 नहीं है, हमने 1 डिवाइड बाय आर मिनिमम की वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाय आर मिनिमम की वैल्यू जो है वो 25 आया है। इसका मतलब आर मिनिमम कितना हो जाएगा? ये 1 डिवाइड बाय 25। कितने लोगों का सही उत्तर आया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। कितने लोगों का सही उत्तर आया? आपका आंसर आना चाहिए सर 1 डिवाइड बाय 25। क्या आना चाहिए? 1 डिवाइड बाय 25 इज द करेक्ट आंसर। 1 डिवाइड बाय 25 इज द करेक्ट आंसर। डन है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त शेर और शेरनियों के लिए। खुद को शेर और शेरनी ही मानना, याद रखिएगा। कभी भी खुद को गधा नहीं मानना, ठीक है? और गधे नहीं है हम शेर और शेरनिया है जो इतने एक साल से जो है भाई साहब राह देख रहे हैं। और ये सब्र जो आप कर रहे हो इसका फल जरूर आपको मिलेगा, याद रखिएगा। सब्र के बांध मत टूटने दीजिएगा, बस इतनी याद, ठीक है जी। सब्र आपका क्या बोलेंगे उसको, एग्जामिनेशन ले रहा है आपका, है ना। हिंदी उतना क्लियर तो नहीं है तो बताना चाहूंगा, फिर ये आपका जो इम्तिहान शुरू है, याद रखिएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जब दो आवेशित वस्तुओं को एक चालन तार से जोड़ा जाता है तो यदि उनमें समान क्या होता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पे ये बोला गया है अगर हमने दो पॉइंट को एक तार से जोड़ दिया, तो इनमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिसकी वजह से इसमें से करंट नहीं बहेगा। तो सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माने कि पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा। याद रखिएगा ओहम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये सीधे अनुपात में आपके करंट के साथ होता है। ये ओहम्स लॉ बोलता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होता, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर करंट में बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली एक बात मुझे बताइए, देखते कितने लोगों को समझ में आता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक तार से जोड़ दिया। इसमें आपका भाई साहब 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट है। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, अगर मैंने यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ए और बी पॉइंट के बीच का, तो आपका आंसर क्या आएगा? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो सभी लोग आंसर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो फिजिक्स भला ही आपका हिला हुआ है, कोई टेंशन नहीं, पर उसको पहाड़ी जैसे अगर मजबूती देना तो आपको डेली क्लास करना ही है। चलो बताओ, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, बी पॉइंट और वी ए पॉइंट को भाई साहब माइनस कर दो। 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 माइनस 5 0। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो गया तो भाई साहब सीधी बात है आपका करंट भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट भी 0 हो गया।
अब आएगा मजा अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दिया आप सभी ने। सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लेंगे। अब मुझे बताओ, ये फिर से एक बार आपका ए पॉइंट, फिर से एक बार आपका बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमने भाई साहब तार जोड़ दिया। इसका पोटेंशियल है आपका 5 वोल्ट का, इसका पोटेंशियल है आपका -5 वोल्ट का। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी कितना है, और क्या इसमें से करंट बहेगा, यस और नो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो समझ लीजिएगा भाई साहब आपको फिजिक्स जम रहा है, फिजिक्स आपको आगे लेकर जाने वाला है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं जी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आंसर भी बहुत सारे बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे जी, सीधी सी बात है जी। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी कर दो। यहाँ पे आपका 5 वोल्ट दिया गया है, माइनस ऑफ -5 वोल्ट कर दो। माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई साहब, ये आपका +10 वोल्ट आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो क्या इसमें से करंट बहेगा, आपका आंसर है सर बिल्कुल यहां से करंट बहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कुछ ना कुछ आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार फिजिक्स से लेकर आया हूं। इसका भी आंसर कर देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। और सभी लोग सेशन को लाइक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और टारगेट हमने रखा है आज कम से कम 1500 बच्चे जो है हमने लाइव लाना है, और उससे भी अगर ऊपर लेके जाते तो बहुत बेहतरीन बात है। चलो बताओ आंसर करेंगे इसका। जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला जो अपवर्तन बल होता है, जो अपवर्तन बल होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आंसर करेंगे। अपवर्तन के बारे में हमने सबने पढ़ा है, उसे बायोन्सी फोर्स बोला जाता है, या इसे हम एक प्रकार का थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स के नाम से इसे पहचानते हैं। और हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया कि जब कभी भी तैरने जाते तो बस अब आपको हल्का हल्का महसूस होता है ना, तो अब से वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है ये डिपेंड करता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये हमने बायोन्सी के बारे में जो है हमने क्लास में बड़े डिटेल में पढ़ाया है, बराबर है। और ये होता है आपका रो वी इंटू जी होता है। क्या होता है, रो वी इंटू जी होता है। तो आपको याद रखना है कि ये रो माने की क्या है जी, ये रो माने की आपकी डेंसिटी है। ये क्या है, डेंसिटी माने की घनत्व है किसका, ये बस अब तरल पदार्थ का, किसका, तरल पदार्थ का। यहाँ पे वी जो आपको नजर आ रहा है, ये वी क्या है जी, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम है किसका, जो सब्सटेंस अंदर डुबोया है, वॉल्यूम जो सबमर्ज है, जो सबमर्ज है उसका ये वॉल्यूम है। और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने कि सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और उसी तरह से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों पे ये निर्भर करता है। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सभी ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है क्या, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। जी हाँ, डन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसे बायोन्सी या उत्प्लावन बल के नाम से हम जानते हैं। और इसके ऊपर जो बल लगता है हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे बायोन फोर्स जो होता है, जो उत्प्लावन बल होता है, इसकी दिशा के बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे हम भाई साहब भार के नाम से भी जानते हैं, इसे हम वेट के नाम से भी जानते हैं। वेट की जो दिशा होती है हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होती है। वही अगर मैं उत्प्लावन बल की बात करूं, अगर मैं आपको उत्प्लावन बल के बारे में अगर पूछा जाता है तो उत्प्लावन बल की जो दिशा होती है हमेशा इनके अपोजिट होती है। कैसी होती है, अपोजिट होती है। और इसी के कारण आपको जब आप पानी में जाते हो तो आपको लगता है कि भाई साहब आपका वजन कम हो चुका है, वजन कम हो चुका है, ऐसी फीलिंग आती है। किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। डन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मोलस्का में किस प्रकार की परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बताओ, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन मोलस्कास। हमने एनिमल किंगडम में इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको याद आ रहा है, मोलस्का नाम का जो फाइलम है, जो ग्रुप है भाई साहब, वो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, और मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया भी है। चलो बताओ सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। अगर मैं मोलस्कास की बात करता हूं तो मोलस्का जो होते हैं भाई साहब, इनके अंदर आमतौर पर कौन से प्रकार की संचार प्रणाली पाई जाती है। तो सभी का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि आमतौर पर इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। कैसी पाई जाती है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओके, अब देखिए यहां पे जो है, माफ कीजिएगा, यहां पे ओपन इन ऑल बोला गया है, तो याद रखिएगा क्लोज इन सम, ओपन इन अदर्स, माने कि ऑप्शन नंबर सी इज मोर करेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो, आमतौर पर अगर मैं सभी फाइलन की बात करूं तो जनरली आर्थ्रोपोडा हमने पढ़े हैं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और जो मोलुस्का नाम के ग्रुप है, जो मोलुस्का नाम के ग्रुप है, इनके अंदर आमतौर पर कौन से प्रकार की प्रणाली पाई जाती है? इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। कौन सी? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाते हैं। इसे मैं खुली संचार प्रणाली बोलूंगा। कौन सी? खुली। पर मोलुस्का के अंदर दो ऐसे उदाहरण हमने पढ़े हैं जो एक्सेप्शंस है। कौन से है जी? चलो बताओ। एक है आपका ऑक्टोपस, एक है आपका ऑक्टोपस और एक है आपका स्क्विड। ये दो ऐसे जीव है, इनके अंदर सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। कौन सी? क्लोज, मान की बंद संचार प्रणाली पाई जाती है। और इसीलिए आपका जो आंसर रहेगा क्लोज इन सम एंड ओपन इन अदर्स, माने कि कुछ एक में आपको क्लोज और ओपन बाकी सभी में देखने को मिलेगा। ऐसा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डन है? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां पे सभी को समझ में आ गया है? क्लियर है? चलो, तो एक बात मुझे बताओ कि इसके अंदर आने वाला ये जो ऑक्टोपस नजर आ रहा है, ये सांस कहां से लेता है? ये सांस कैसे लेता है? तो आपको याद रखना है कि इनके अंदर गलफड़े होते हैं, इनके अंदर गलफड़े होते हैं, माने कि गिल्स होते हैं, और गिल्स के माध्यम से ये सांस लेता है, गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। और उसी तरह से अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं, अगर मैं आर्थ्रोपोडा, जिसे मैं कीट वर्ग बोलता हूं, क्या बोलता हूं? इसे कीट वर्ग बोलता हूं। तो ये कीट वर्ग में भाई साहब ये सांस कहां से लेते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं? इसका भी आंसर सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे। देखते कितने लोग इसका आंसर सही से कर सकते हैं। तो सभी का आंसर आना चाहिए कि सर ये स्पिराकल के माध्यम से सांस लेते हैं, जिसे मैं श्वास रंध्र बोलता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र के नाम से जानते हैं। डन है जी? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते इसका आंसर कौन कर पाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सभी के सभी बीपीएससी 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 और उसी तरह से पीआरटी में जो लेवल होता है, बस अब इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आपको सभी को मैं आज करवा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से करे तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के सेशन से कम एक क्वेश्चन विज्ञान का आपका फंस जाएगा। कम से कम एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में छपने वाला है। चले इसका भी आंसर कर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है। यहां पे पूछा गया है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? वास्ट डिफरेंस मैंने आपको कल बताया था, सेमिनल वेसिकल आपको बताया था, फेलोपियन ट्यूब में आपको बताया था। भाई साहब आपका आंसर क्या आएगा? ये फेलोपियन ट्यूब, माने कि जिसे हम डिंब वाहिका जो बोलते हैं, भाई साहब ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस को भाई साहब इसमें शुक्राणु वाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु वाहिका बोलते हैं। ये शुक्राणु का वहन करने का काम करता है। और ये सेमिनल वेसिकल जो होता है भाई साहब, ये शुक्राणु को ग्रहण करता है, उसको भंडारण करने का काम करता है, उनको संग्रहित करता है। और ये दोनों पार्ट भाई साहब किसके अंदर पाए जाते हैं? दोनों भी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां तक डन है? यहां तक क्लियर है? तो एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल के अंदर कौन सी सेक्स पेयर पाई जाती है? और उसी तरह से अगर मैं मेल की बात करूंगा तो मेल के अंदर कौन सी सेक्स पेयर पाई जाती है? क्रोमोसोम की कौन सी सेक्स पेयर पाई जाती है? इसका भी आंसर सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो फीमेल के अंदर अगर पूछा जाता है तो भाई साहब इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। मेरा आप सभी से सवाल है, अगर किसी को लड़की होती है या लड़का होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चलो, अगर किसी को लड़की होती या किसी को लड़का अगर होता है, किसी महिला को, मेल को तो होगा नहीं, बराबर है। पर आजकल भाई साहब अभी क्या क्या बताया आपको, है ना, इंसान क्या क्या कर रहा है आपको क्या बताया अभी। अब बताओ, अगर किसी फीमेल को लड़का या लड़की होती, बस अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भाई साहब ये हमारे सांडू है। ये हमारे सांडू, सांडू मतलब मेल होते हैं। कौन होते हैं? मेल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेल के पास ही वो वाई क्रोमोसोम है, जिसके वेरिएशन के कारण एक तो लड़का होते हैं, नहीं तो
लड़की होती है। डन है? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे भाई साहब, ये हमारी ओवरी है ना, इसमें ये फैलोपियन ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये यूटेरस जिसे हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं, वजाना माने की योनि हो गई, और सर्विक्स माने की बीच वाली नली है जिसके माध्यम से बस अब स्पर्म जो है हमारे यूटेरस तक पहुंचते हैं। बराबर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। चलिए आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्क्रीन बट इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट। देखो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। जिसने शब्दों के जाल को भाई साहब खोल दिया वही क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ऑप्शन कितने इजी इजी है, पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आंसर करिए। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने में अगर दिक्कत हो गई तो भाई साहब आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखो कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई ई बोल रहा है। इसका मतलब भाई साहब मैं सीधा सीधा आपको बोलना चाहूंगा कि ये आपका सिलेक्शन करवाने वाला क्वेश्चन है, ये सिलेक्शन करवाने वाला क्वेश्चन है। मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ्स थ्रू स्किन बट इज नॉट इनवर्टिब्रेट्स। ये कोई इनवर्टिब्रेट्स नहीं है। इनवर्टिब्रेट नहीं है मतलब वो वर्टिब्रेट है। कौन है वो? वर्टिब्रेट है। मान कि ऐसा जीव है जिसके अंदर भाई साहब आपकी रीढ़ की हड्डी है। क्या है जी? रीढ़ की हड्डी है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। माने कि आपको पूछा गया है कशेरुक एनिमल के बारे में। अब मुझे बताओ, अर्थवर्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना। आपने देखा कि अर्थवर्म चल रहा है, उसको जैसे हाथ लगाओ भाई साहब उसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां होती है। भाई साहब ये आपका इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है। लीच ये इसी वर्ग से आते हैं भाई साहब, ये भी है। हाइड्रा इसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है भाई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले ही बोला था बीपीएससी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा पर आपको शब्दों के जाल में फंसा देगा। और जिसने इस शब्दों के जाल को खोलना सीख दिया भाई साहब वो अपने किस्मत का ताला भी खोल देगा। याद रखिएगा, जिसने इस शब्दों के जाल को खोलना सीख दिया वही अपने किस्मत का ताला खोलेगा 2025 में शिक्षक बनकर। याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? फ्रॉग, मेंढक। कौन रहेगा? मेंढक। याद रखिएगा। अब एक बात मुझे बताओ, ये अर्थवर्म और लीच ये कौन से वर्ग से आते हैं? अर्थवर्म ये लीच कौन से वर्ग से आते हैं? ये कौन से वर्ग में आएगा? सब निम्न के कौन सा जानवर शोषण करता है लेकिन मेरुदंड रहित प्राणी नहीं है? वही बोला, मेरुदंड रहित बोला गया है ना। मेरुदंड रहित नहीं है। मेरुदंड रहित नहीं है इसका मतलब उसके अंदर मेरुदंड है ना। सेम टू सेम ही तो मीनिंग बोला गया है। ठीक है। हाँ, कौन से होता है जी? आपका एनालिडा नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन सा? एनालिडा नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। बराबर है। और एनालिडा में आने वाले अर्थवर्म और लीच दोनों भी कहां से सांस लेते हैं? दोनों भी भाई साहब अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेते हमने पढ़े। अगर मैं मेंढक की बात करूंगा तो मेंढक कौन से वर्ग से आता है? आप बोलोगे सर ये मेंढक जो है ये उभयचर से आता है। कहां से आता है? उभयचर, माने कि एम्फीबियन से आएगा। और ये अगर एम्फीबियन से आया है तो एक बात मुझे बताइए भाई साहब, ये सांस कहां से लेता है और सांस कहां से छोड़ता है? वो दबंग में सलमान खान जी का भाई साहब एक फेमस डायलॉग याद आ गया, छेदी सिंह आपके अंदर इतने छेद कर देंगे, आपके अंदर इतने छेद कर देंगे भाई साहब कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। और ठीक है, याद आ गया सभी को? बताओ फ्रॉग सांस कहां से लेता है? तो आपका आंसर आएगा सर ये त्वचा से सांस ले सकता है और साथ में ये फेफड़े से भी सांस ले सकता है। त्वचा से सांस कब लेगा? जब वो भाई साहब आपके पानी के अंदर है, जल के अंदर है। और फेफड़े से सांस कब लेगा? जब ये जमीन पे है। सिंपल सी बात है। और हाइड्रा, अब बताओ हाइड्रा के बारे में। ये हाइड्रा कौन से वर्ग से आता है? ये हाइड्रा कौन से वर्ग से आता है? हाइड्रा आता है आपका, मैं लिख दूं क्या? वो आता है निडारिया नाम के ग्रुप से आता है। कौन से? निडारिया नाम के ग्रुप से आता है। और इस निडारिया नाम के ग्रुप में हमने अक्सर आपको पूछा है कि भाई साहब इसमें एक एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है, वो है हमारी जेली फिश। कौन है जी? जेली फिश को आपको याद रखना है। डन है? बहुत बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल, इस हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है,
इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन हुआ, इसके ऊपर बहुत बार जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाता है कि हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है भाई साहब वो किस प्रकार का होता है, तो पहला आपका आंसर रहेगा कि सर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। और किसके माध्यम से होता है? तो आपका आंसर आएगा सर बडिंग के माध्यम से होता है, मुकुलन के माध्यम से होता है। किससे होता है जी? ये होता है आपका मुकुलन से होता है। कैसे होता है? मुकुलन से होता है। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये रहा आपका अर्थवॉर्म। एक बात मुझे बताइए, अर्थवॉर्म के अंदर आरबीसी होती है या नहीं होती है? यस और नो? अर्थवॉर्म के अंदर आरबीसी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? तो आपका आंसर है सर इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। पर इसके अगर आपको रक्त का अगर रंग पूछा जाए तो भाई साहब आपको याद रखना है रक्त का रंग कैसे रहेगा? वो लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। पर सर आपने बोला आरबीसी नहीं है, तो मैंने कब बोला कि भाई साहब आरबीसी है? आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन होता है। पर हीमोग्लोबिन कहां पर होता है? ये प्लाज्मा के अंदर होता है। डन है? डन है? बहुत बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे, अगर किसी का रक्त अगर भाई साहब आपको रेड कलर का नजर आ रहा है तो इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? और अगर मान लीजिए किसी के अंदर आपका ब्लू कलर का अगर ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है? ये दोनों सवाल के आंसर आप यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगला सवाल, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग? यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? और ये बीपीएससी में भाई साहब 2 बार पूछा गया है। बीपीएससी में 2 बार आया हुआ सवाल है। 2 बार आया, 2 टाइम्स आया है। चलो इसका आंसर कर देंगे। मैमल्स जनरली अगर मैं बोलूंगा मैमल जो होते भाई साहब ये अंडे नहीं देते हैं। माने कि स्तनपायी, हम भी भाई साहब इंसान भी तो भाई साहब स्तनपायी है। और कभी देखे भाई साहब कि किसी इंसान ने अंडे दिए भाई साहब और 1 महीने तक जो भाई साहब घर से बाहर नहीं निकला, अपने एंडो को सेक रहा था? अभी कभी देखे हो भाई साहब? नहीं देखे होंगे, बराबर है। तो ऑब्वियसली स्तनपायी जो भाई साहब ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है। माने कि ये एक प्रकार के विविपेरस एनिमल होते हैं। कैसे होती है? विविपेरस होते हैं, माने कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, बराबर है। और स्तनपायी को हम स्तनपायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम है मैमरी ग्लैंड। कौन सी होती है? मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। और उसी तरह से जितने भी स्तनपायी होते हैं भाई साहब इनके अंदर कौन से प्रकार का नेचर होता है? माने कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि भाई साहब हाँ ठंडे वाले। तो आप बोलोगे सर ये वार्म ब्लडेड, माने कि गर्म खून वाले होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म खून वाले होते हैं। पर भाई साहब इन सभी के अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि भाई साहब एक हमारा नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है भाई साहब ये जीव आपका मैमल है। ये क्या है? मैमल है। ये क्या है आपका? ये मैमल है। प्लेटिपस मैमल होने के बावजूद भी ये एग देता है। क्या देता है? अंडे देता है। और इसीलिए इसीलिए प्लेटिपस को भाई साहब बर्ड्स और मैमल के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। इसलिए प्लेटिपस को बर्ड्स बर्ड्स और मैमल के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आने वाले समय में शायद ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। ये क्या देता है? एग। और उसी तरह से एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है। कोई मुझे बता सकता है कि अंडे देने वाला एक और मैमल है जिसके बारे में बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया था? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने लिख भी लिया है, वो है आपका इकिडना। वो कौन सा है? इकिडना। सभी को याद है? सभी को याद है? बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर आप क्या करोगे? फास्ट चलिए। क्या बोला गया है? हृदय का एक संकुचन किसके द्वारा आरंभ होता है? माने कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है भाई साहब ये किसके कारण होता है? सभी लोग आंसर लिखेंगे? बहुत बढ़िया। सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर लिख रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका एस ए नोड। क्या होता है? एस ए नोड। और आपका अगला सवाल ये रहेगा कि बताओ कि एस ए नोड जो होता है हमारे हार्ट के कौन से चेंबर में आपको देखने को मिलता है? ये हार्ट के कौन से चेंबर में होता है? सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कौन से प्रकोष्ठ में होता है? कौन से प्रकोष्ठ में आपको देखने को मिलता है? तो आप सभी को मैंने हार्ट जस्ट अभी अभी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट पेड क्लास के एक बार हाथ खड़ा कर देंगे और बताएंगे कि आपको हार्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है,
तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से दोगे। भाई साहब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो ये वाला चेंबर कौन सा है, पहली बात तो आपको याद रखना है ये वाला आपका कौन सा है, राइट है कि लेफ्ट है, ये आपका राइट पार्ट है, बराबर है, और ये आपका लेफ्ट पार्ट है। ऊपर का पोर्शन जो होता है, ऊपर का पोर्शन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एट्रियम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और नीचे का पोर्शन जो होता है बस अब इसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, इसे वेंट्रिकल माने कि इसे मैं निलय बोलूंगा। तो ऑब्वियस है ये वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बस अब ये ऊपर आ रहा है और राइट पोर्शन में आ रहा है, तो ये आपका राइट एट्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट एट्रियम, माने कि इसे बोलूंगा मैं दाया अलिंद। क्या बोलूंगा इसे, ये है हमारा दाया अलिंद है। कौन सा है, दाया अलिंद। डन है, चलो ये आपको समझ में आ गया। और उसी तरह से ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसे हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या करोगे, फास्ट। बहुत बढ़िया। देखिए, विच ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे बोला गया है कि कौन सा रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। और जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही ढंग से कर लिया बस अब उसका सिलेक्शन है। मैं जब भी ऐसे बोलता हूं ना आपको सावधान हो जाना है, आपको प्रिकॉशन के साथ आंसर करना है। जब भी मैं ऐसे बोलता हूं आपको प्रिकॉशन के साथ आंसर करना है। अच्छे से पढ़कर बताइएगा कि कौन सी रक्त वाहिका है भाई साहब जो ऑक्सीजन युक्त मान की प्योर ब्लड लेकर जाती है। आप बोलोगे सर पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी वेन बिल्कुल जी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, और एवोटा ये भी तो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। और यहां पर मैं देख रहा हूं भाई साहब किसी ने भी इसका आंसर जो है सही नहीं लगाया है, किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं लगाया है। इस बात का मुझे खेद हो रहा है। ईमानदारी से खुद को ही पूछो, किसी और से खुद के डेवलपमेंट की राय कभी नहीं लेना, खुद से ही पूछो क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था। जी बिल्कुल हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी था। बस इसे आराम से पढ़कर समझकर आंसर आपको करना था, बराबर है। और बीपीएससी जानता है कि बस अब जब आप उस एग्जाम हॉल में बैठे होते ना आपकी दिल की धड़कनें धड़ 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 धड़, बस अब इंजन चलती रहती है। इंजन को शांत कर कर, दिमाग को शांत कर कर हमेशा जो है आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है आपका, मोर देन वन ऑफ अबव। और एवोटा जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी होती है। और इसीलिए हमने क्या बोलते हैं जिसे, इसे बोलते हैं एवोटा, या इसे बोलते हैं हम महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है, डन है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ नहीं होता है, बस मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय खुद को बिल्कुल कूल रखना है। क्या रखना है, कूल रखना है, ठीक है। तभी जाकर भाई साहब आप अपने सक्सेस की दीप जला पाओगे। मेरा नाम भी देखो आपसे मैच हो रहा है, कुलदीप, है ना। कुलदीप, कुल मतलब क्या होता है, बस आप कुल शांत, और तभी जाकर दीप जलेगा। क्या बात है, सही बात है। पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपना टारगेट जो है 1500 का लाइव बच्चों का टारगेट पूरा कर दिए। अगले बार अगला टारगेट रखेंगे, और इसी तरह से आप अपना टारगेट रखो, मैं भी टारगेट रखता हूं, और टारगेट रखते रखते आगे बढ़ेंगे। डन है, चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर आपने टारगेट रखा है 2025 में खुद को शिक्षक साबित करने का और अपने सपने पूरे करने का, तो सुपर 70 ऑफर चल रहा है, जहां पे 70% का मेगा ऑफर के साथ, जहां पे सुपर 70 ये कूपन कोड इस्तेमाल कर आप दाएं सर के साथ, कुलदीप सर के साथ, मोना मैम और बाकी पवन सर और बाकी सभी लोगों के साथ जुड़कर जो अपने सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो जो सपना पूरा करना चाहता है आज के आज जुड़कर अपना सपना पूरा कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी में पूछा गया सवाल है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का। 2024 में जो क्वेश्चन हुआ था पेपर होता 3.0 की री एग्जाम हुई थी, वहां पे ये पूछा गया सवाल है। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे। और देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं जी, पोलन ग्रेन होते हैं, ये भी बताने वाली बात है। एंथर के क्या होते हैं,
पोलन ग्रेन होते हैं। और एक बात मुझे बताइए, ये परागकण भाई साहब इसके अंदर मेल गमेट होता है कि भाई साहब इसके अंदर फीमेल गमेट होता है? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछ लिए कि भाई साहब बताइए, परागकण जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, इनके अंदर मेल गमेट होता है या फीमेल गमेट होता है? तो आपका आंसर रहेगा कि सर इनके अंदर मेल गमेट होता है। और फीमेल गमेट को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम भाई साहब ओवम बोलते हैं। और ये ओवम कहां पर होता है? ये ओवरी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब ये हमारे फूल है। एक बात मुझे बताइए, ये जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है भाई साहब, ये कौन से प्लांट किंगडम के कौन से वर्ग में? भाई साहब उन पौधों का नाम लिखिए कि जिनको भाई साहब फ्लावर्स आते हैं। चलो बताओ, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हम किनको बोलते हैं? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से लिखकर बता देंगे, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हम किनको बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन अपना दिमाग चला पाता है। बहुत बढ़िया, ये होते हैं भाई साहब आपके एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे जी? फ्लावर वाले पौधे। बराबर है। क्या इनके अंदर फल आता है? बिल्कुल आता है। क्या इनके अंदर फल आते हैं? जी बिल्कुल इनके अंदर फल आते हैं। क्या इनके अंदर बीज आते हैं? सर बिल्कुल इनके अंदर बीज भी आते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये फ्लावर बराबर है, अब यहां पे नजर नहीं आ रहा है, ये जो नजर आ रही है भाई साहब ये हमारी ओवरी है। आपको ओवरी इस तरह से नजर आएगी, ये आपकी ओवरी, और इसके अंदर आपका ओव्यूल रहेगा। तो एक बात मुझे बताओ, ये आपकी ओवरी, ये आपके ओवरी, और ये आपकी ओव्यूल, ये आपके ओव्यूल। तो एक बात मुझे बताओ, ये ओवरी से क्या बनता है और ये ओव्यूल से क्या बनता है? अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं, अगर मैं निषेचन की बात करता हूं, तो निषेचन के बाद ये जो आपकी ओवरी है, ये भाई साहब आपके फल के अंदर माने कि फ्रूट्स में ये परिवर्तित हो जाती है। किसमें? फ्रूट्स के अंदर। और ओव्यूल की अगर मैं बात करता हूं भाई साहब, ये सीड्स में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? सीड माने कि इससे बनती है बीज। पर अगर क्या होगा, अब देखते हैं मजा, अब देखते हैं मजा। देखो क्या है मजा, मजा ये है, मान लीजिए आपकी ओवरी है, ये आपके अंदर यहाँ पे ओव्यूल नजर आ रहे हैं, बराबर है। जब अगर मान लीजिए, जब फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन ना हो, अगर निषेचन निषेचन अगर नहीं होता है, अगर निषेचन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और उस दरमियान अगर इस ओवरी का, अगर इस ओवरी का फल बन जाता है, और इस ओव्यूल से अगर सीड नहीं बनते, सीड नहीं बनते, तो उस प्रकार के फल को हम क्या बोलते? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते? देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। अगर निषेचन नहीं हुआ है, वहां पे सीड नहीं बनेंगे, और ओवरी से अगर फल बन रहा है, माने कि मैं बोलूंगा बिना बीज वाले फल, मैं क्या बोलूंगा? बिना बीज वाले फल। जो केला वगैरह आप खाते हो ना भाई साहब, वो बिना बीज का होता है। और आने वाले समय में आपको एप्पल भी भाई साहब बिना बीज का ही नजर आएगा, तरबूज भी भाई साहब आपको बिना बीज का, ऑरेंज भी बिना बीज का। मान लीजिए जहां पे बीज की दिक्कत है, वहां पे बीज ही आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पार्थेनो कार्पी के नाम से इसे पहचानते हैं। इसे आपको याद रखना है। और पार्थिनोकार्पी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। किसका जी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण होता है। इसे क्यों बोला मैंने असेक्सुअल? क्योंकि इसके अंदर भाई साहब, इसके अंदर निषेचन नहीं हो रहा है, इसके अंदर निषेचन नहीं हो रहा है। डन है? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये भी हमारे बीपीएससी टीआई 3.0 पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया सवाल है। चलिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। सभी लोग सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर देंगे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले वैसा टारगेट तो हमारा पूरा हो चुका है, पर अभी और टारगेट हमें रखने हैं, है ना। टीचर बनने के बाद आपका अगला सपना रहना चाहिए कि सर मुझे हेड टीचर बनना है। हेड टीचर बनने के बाद आपका अगला सपना होना चाहिए कि सर मुझे अभी वॉइस प्रिंसिपल बनना है। वॉइस प्रिंसिपल बनने के बाद आपका सपना होना चाहिए सर मुझे प्रिंसिपल बनना है। और प्रिंसिपल बनने के बाद सपना रखो कि भाई साहब आने वाले समय में आपको इलेक्शन में खड़ा होना है। और इलेक्शन में खड़ा होकर भाई साहब एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाने का सपना रखो, क्योंकि आप ही हो जो जानता है कि भाई साहब बिहार की शिक्षा नीति कैसे, उसे अगर बदलना है तो भाई साहब आपको आगे जाकर अपना संसार सब कुछ छोड़कर शायद पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, यही एक रास्ता है।
उसके बिना बिहार की प्रगति या उसका डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। चलो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा अगर होता है तो किस में होता है? अमीबा के अंदर नहीं, ईस्ट के अंदर देखेंगे, प्लाज्मोडियम के अंदर। चलो बताओ, आंसर सभी ने कर दिया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। सर इसके अंदर जो है, किसके अंदर? इसके अंदर जो है भाई साहब बडिंग द्वारा माने कि मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन होता है। एक बात मुझे बताए, अमीबा के अंदर किससे प्रजनन होता है और ये प्लाज्मोडियम में किससे प्रजनन होता है? सभी लोग दोनों भी मुझे आंसर लिख के बताएंगे कि अमीबा में किससे प्रजनन होता है जी? ये होता है हमारा मल्टीपल फिजन, या भाई साहब आपका फिजन से होता है। किससे होता है? फिजन से होता है। ठीक है जी? जी हाँ, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन दोनों से भी होता है। पर सवाल अगर पूछा जाता है फिर बाइनरी फिजन, द्विधारी विखंडन, इसे हम क्या बोलेंगे? ये विखंडन के माध्यम से, फिजन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। प्लाज्मोडियम भी भाई साहब विखंडन होता है, पर इसके अंदर भाई साहब बहुविखंडन होता है। इसके अंदर बहुविखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम से भाई साहब कौन सा रोग, कौन सा डिसीज होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर मुकुलन के माध्यम से भाई साहब वो प्रजनन करते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक माध्यम है। और इसमें कौन से प्रकार का भाई साहब आपको, ये कौन से वर्ग से आती है? तो आपका आंसर ये फंगी है। फंगी माने कि क्या है? कवक है। और एक बात मुझे बताइए, कवक के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली किसके माध्यम से होता है? चलो, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बताया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया नाम का रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया होता है। एक इसका आंसर मुझे कर देंगे, ईस्ट आती है भाई साहब फंगी से, कवक से। और उसी तरह से भाई साहब कवक में आमतौर पर कौन से प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? अगर यह सवाल आपको पूछा जाता है तो भाई साहब आपका आंसर आना चाहिए कि फंगी के अंदर भाई साहब जो ईस्ट आती है, इसके अंदर जनरली फंगी के अंदर आपको भाई साहब बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करेंगे। किसके? बीजाणु के माध्यम से, माने कि स्पोर्स के माध्यम से वो प्रजनन करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किसके माध्यम से? स्पोर्स के माध्यम से पैदा जो है भाई साहब वो अग्नि पीढ़ी पैदा करते हैं। एक बात मुझे बताइए, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो ये सभी के सभी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है आपके उदाहरण है। स्पार्थिनोजेनेसिस मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद जो है बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन माने कि फूल से या डाली से, पत्तों से भाई साहब नए पौधों का जनन होना, इसे हम वेजिटेटिव माने कि भाई साहब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। उसके बाद बाइनरी फिजन। एक बात मुझे बता, मैं आपको ये पूछने वाला था कि यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम मैंने आपका नाम लिया, देखो ये प्लाज्मोडियम हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जीव है। ये प्लाज्मोडियम भाई साहब कौन से वर्ग से आता है? चलो बताओ। चलो आंसर करेंगे इसका कि ये प्लाज्मोडियम जो है भाई साहब ये कौन से वर्ग से आता है? सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि प्लाज्मोडियम कौन से वर्ग से आता है। प्लाज्मोडियम आता है आपके प्रोटिस्टा वर्ग से आता है। किससे आता है? प्रोटिस्टा, जिसे मैं प्रजीव बोलता हूं, उससे आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन से वर्ग से आता है? प्रोटिस्टा नाम के वर्ग से आता है। और इसे प्रोटोजुआ के नाम से भी हम पहचानते हैं। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हम इंसानों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है भाई साहब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा के अंदर भी बर्डिंग से प्रजनन होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है। और एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जो आपको हरा भरा हाइड्रा नजर आ रहा है भाई साहब, ये प्लांट है या एनिमल है? देखो कुछ कुछ लोग ऐसे भी है भाई साहब जिनको ये भी नहीं पता कि हाइड्रा क्या है, प्लांट है या एनिमल है। चलो बताओ, अपने बुद्धि का यहाँ पे सबूत दीजिए और मुझे बताइए कि हाइड्रा जो होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, हम सभी को पता है। इसके अंदर भी बडिंग माने कि मुकुलन के माध्यम से प्रजनन होता है। बराबर है। तो अब मुझे बताइए, ये हाइड्रा जो नजर आ रहा है भाई साहब पौधा है कि एनिमल है? अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ लोग प्लांट बोल रहे हैं और कुछ लोग एनिमल बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रा जो है एक प्रकार से एनिमल में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? एनिमल में गिना जाता है। याद रखिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल? पादप तथा प्राणी के बीच की जो संयोजी कड़ी है भाई साहब, उससे उसका उदाहरण पूछा गया है। चलो जी सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी जल्दी। और सभी लोगों ने अपने सेशन को लाइक भी कर दिया, उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने लाइक नहीं किया उनसे फिर से एक बार बताऊंगा कि एक बार लाइक कर दीजिएगा। 1.5 का टारगेट जो हमारा पूरा हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग फास्ट। देखिए
पादप तथा प्राणी के बीच संयोजी कड़ी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है इसका ऐसा जीव जिसके अंदर पादप के भी गुण है और प्राणी की भी भाषा विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती है। बराबर है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा युग्लिना। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसका आंसर जो है बिल्कुल सही ढंग से दे दिया है। क्या सभी ने इसका उत्तर सही सही किया है? बहुत बढ़िया। युग्लिना इज द करेक्ट आंसर। और मुझे बताओ, युग्लिना कौन से वर्ग से आता है? ये कौन से वर्ग से आता है? और उसी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि ये युग्लिना जो है भाई साहब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है, माने कि वो हरे रंग की होती है। इसका मतलब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट होने के समय भाई साहब जब दिन होता है तो उस टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये क्या करते हैं जी? आपका प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है ये दिन के टाइम पे करते हैं। और रात के समय जब सूरज नहीं होता है भाई साहब, ये शिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शिकारी बन जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। डन है? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, और मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर देंगे। बताइए इसका उत्तर क्या करोगे? फास्ट। किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करते हैं? और मैं आपको अभी के अभी लिख के दे सकता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में उत्सर्जन वाले इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। लिख के देता हूं भाई साहब, यहां पे सिग्नेचर भी मार देता हूं। ठीक है, सिग्नेचर भी मार दी भाई साहब। जब कभी भी उत्सर्जन से क्वेश्चन आएगा, मैं यही स्लाइड लेके आपके सामने आ जाऊंगा भाई साहब। जो पढ़ा वही आया। डन है? चलो देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग करते हैं। किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करते हैं? तो फ्लेम कोशिकाएं भाई साहब आग। फ्लेम का मतलब क्या होता है? जिसे ज्वाला कोशिकाएं हमने बोली थी। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं भाई साहब, उसकी वजह से हमारे पेट में आग लग जाती है। और ये आग लगाने वाले कौन है भाई साहब? कृमि होती है। और ये कृमि कैसी होती है भाई साहब? ये इसके चपटे कृमि उसे बोलते हैं। और चपटे कृमि का मतलब क्या होता है भाई साहब? हमारी प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? प्लेटी हेलमेंथस करेंगे। प्लेटी हेलमेंथस इज द करेक्ट आंसर। प्लेटी हेलमेंथस इज द करेक्ट आंसर। प्लेटी हेलमेंथस इज द करेक्ट आंसर। डन है? डन है? डन है? अगर ये डन डना डन है, अगर ये आपका क्लियर हो गया, तो एक बात मुझे बताइए, आर्थ्रोपोडा के अंदर भाई साहब उत्सर्जन वाले अंग कौन से होते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपोर्टेंट इसलिए आपको बोल रहा हूं, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं आर्थ्रोपोडा की, देखो प्लानेरिया और इसके अंदर फ्लेम सेल और टैप वॉर्म जो होते हैं भाई साहब, जिसे फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, इनके अंदर फ्लेम सेल होते हैं जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं जी? उत्सर्जन करते हैं। अगर मैं कीट वर्ग के बारे में पूछता हूं, आर्थ्रोपोडा के अंदर उत्सर्जन कहां से होता है? ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते। तो आपको याद रखना है कि इनके अंदर होते हैं आपके माल्फिजियन ट्यूबुल होते हैं। क्या होते हैं? माल्फिजियन ट्यूबुल नाम का भाई साहब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से वो एक्सक्रीशन मान की क्या करते हैं जी? आपका उत्सर्जन करते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि अभी अभी हमने एक नाम देखा इकिनोडर्माटा। क्या देखा हमने? इकिनोडर्माटा। इकिनोडर्माटा। और इसका कॉमन एग्जांपल आपको याद रखना है भाई साहब, स्टार फिश। क्या एग्जांपल है? स्टार फिश। ठीक है, उससे बिलोंग करती है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो भाई साहब उत्सर्जन करने वाले अंग होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर अंग नहीं होता। तो इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है, माने कि पानी से बनी हुई एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अब देखो ये सवाल जो है हमारे इसमें पूछा गया है। इसके पहले भी वो सवाल पूछा था बीपीएससी में, उसको ही फिर से एक बार दोहराया गया है बीपीएससी में। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, पर ये 11th और 12th के लिए जो पीजीटी की एग्जामिनेशन होती है भाई साहब, उसमें पूछा गया सवाल है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडा देता है? डकबिल प्लेटिपस, कंगारू या लॉरिस? आपका आंसर रहेगा डकबिल प्लेटिपस। क्या रहेगा? डकबिल प्लेटिपस इज द करेक्ट आंसर। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसका सही उत्तर। वैसा कंगारू कुछ नहीं बोल। प्रियंका जी, कंगारू कहां से अंडे देने लगा? वो अपने भाई साहब थैली में अंडे रख के चलता है क्या?
कमाल करते हो। कंगारू कहां से? कंगारू बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है जी। चलो कोई नहीं, अगला ये रहा हमारा डकबल प्लेटिपस, ठीक है। चलो अगला सवाल, चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। फॉर विच फंक्शन ट्यूब फीड्स आर यूज? ट्यूब फीड, पहली बात तो ये आपका सवाल ये बनता है कि ट्यूब फीड भाई साहब कौन से वर्ग के जीव के अंदर पाया जाता है, बराबर है। उसके बाद उसका उदाहरण आपको याद रखना है, बराबर है। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इस दोनों क्वेश्चन के आंसर करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। आपका आंसर रहेगा प्रचलन। प्रचलन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कौन से वर्ग के एनिमल में पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा कि सर ये जो है इकिनोडर्माटा। इकिनोडर्माटा, इकिनोडर्माटा का मतलब क्या होता है? डर्मा का मतलब होता है आपकी स्किन, और इकिनो का मतलब होता है आपके कांटे। मान कि ऐसे जीव जिनके ऊपर हार्ड शेल मौजूद होता है या कांटों जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इकिनोडर्माटा बोलते हैं। और इसका उदाहरण मैंने अभी अभी बताया है भाई साहब। इसका उदाहरण क्या है आपका? स्टार फिश याद रखिएगा, जो मत्स्य मच्छी है भाई साहब जी के, उसे याद रखिएगा। और उसी तरह से इसका उदाहरण तो मैंने यहीं पे बता दिया। डन है, ये क्लियर हो गया सभी को। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं, चलो गैस एक्सचेंज, कैप्चरिंग द फूड, इन सभी बातों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एक और टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर पूछा गया है, वो है हमारा इंपॉर्टेंट जो है अमीबा। क्या है? अमीबा। चलिए बताइए, अमीबा भाई साहब, अमीबा के अंदर ऐसा कौन सा अंग होता है जिससे वो चलता है, माने कि लोकोमोशन करता है भाई साहब, अपना खाना पकड़ता है, खाना पकड़ता है। इसके लिए वो जो अंग इस्तेमाल करता है उसका नाम क्या है? आंसर करेंगे सभी लोग। चलने के लिए और खाना पकड़ने के लिए अमीबा द्वारा ऐसा कौन से अंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे फॉल्स फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट, या इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया, या इसे हम फॉल्स फिट के नाम से जानते हैं। फॉल्स फिट माने कि झूठे पैर, बराबर है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। और इस क्वेश्चन के बाद जो हम अभी रैपिड फायर लेने वाले हैं, उस क्वेश्चन को भाई साहब करने के बाद रैपिड फायर लेने वाले, तो रैपिड फायर के लिए सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड एज, इनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं। और इसका उदाहरण एक ही है आपका, वो है आपका फंगी। कौन सा उदाहरण है? फंगी माने की है उदाहरण कवक। कौन है? फंगी माने की कवक होता है। तो सभी लोग एक बार रैपिड फायर के लिए अगर तैयार हो, सभी लोग अगर रैपिड फायर के लिए तैयार हो, तो भाई साहब एक बार सीने में धधकती आग को फिर से ज्वाला दे देंगे। और रैपिड फायर के लिए जो जो तैयार है एक बार हाथ खड़े कर देंगे। चलिए, क्या रैपिड फायर के लिए तैयार हो? जो जो रैपिड फायर के लिए तैयार है एक बार हाथ खड़ा कर देगा और बताएगा जी सर हम सभी लोग तैयार है। और सभी क्वेश्चन के आंसर विद इन 5 मिनट्स हमें कवर करने हैं। लगभग 15 क्वेश्चन लेने वाला हूं। 15 क्वेश्चन के बाद आप सभी के आंसर आने चाहिए। सर मुझे 15 में से 15 मिले हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो एसएससी जेईई सिविल 2020 में पूछा गया सवाल है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है? किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये रहेगा आपकी लाइट एनर्जी रहेगी। क्या रहेगी? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल है, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, सबसे ज्यादा सूर्य ऊर्जा का अधिकतम जो भाई साहब फिक्सेशन माने कि उपयोग जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? चलो जी, अब ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है। क्या वो बैक्टीरिया रहेंगे, क्या वो फंगी रहेंगे, प्रोटोजोआ रहेंगे, या आपके ग्रीन प्लांट्स रहेंगे? क्या रहेंगे? ग्रीन प्लांट्स रहेंगे। चलो बताओ कितने लोगों को ये पता है? चलो कितने लोगों को ये पता है कि हमारे धरती पर जो ऑक्सीजन आता है वो मैक्सिमम कहां से आता है? मैक्सिमम मतलब 70% कहां से आता है? ये अभी अभी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये अभी अभी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर एक बार सोच समझकर करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलिए जी, आंसर करेंगे सभी लोग।
क्या वो प्लांट्स रहेंगे या भाई साहब आपके बैक्टीरिया होते हैं, या आपके बैक्टीरिया होते हैं? तुरंत आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट। अभी देखो सभी लोगों ने आंसर बता दिया, सभी लोगों ने आंसर को भाई साहब चेंज कर दिए। इसका तो सभी ने बता दिया कि भाई साहब धरती पे ऑक्सीजन कहां से आते हैं, महासागरों से आता है। अब एक महासागरों के भाई साहब आपके अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या? ग्रीन प्लांट्स होते हैं भाई साहब, कहां से आएगा? अगर महासागरों से आ रहा है तो वहां पे कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन नाम के जीव होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी होती है, और ये ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है भाई साहब, ये कौन से वर्ग से आती है? ये आती है बैक्टीरिया से आती है। किससे आती है? बैक्टीरिया से आती है भाई साहब, यहां पे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने की मुख्य प्रक्रिया कौन सी होती है? चलो बताओ। अगर हमारे वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन अगर दिख रहा है, सभी लोग मुझे लिख देंगे कि अगर मैं वायुमंडल की बात करता हूं, किसकी? वायुमंडल की बात करता हूं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती परसेंट में? सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। और इसका भी आंसर कर दें कि वायुमंडल में लगभग आपका 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी के पर्यावरण का कौन सा भाग ऑक्सीजन उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए, पृथ्वी के पर्यावरण का कौन सा भाग ऑक्सीजन उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? फॉरेस्ट, ओशियन, माउंटेन्स, डेजर्ट? आंसर आएगा आपका ओशियन। और कितना आता है? लगभग 70% ऑक्सीजन यही से आता है। मैंने अभी अभी वो क्वेश्चन पढ़ाया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर, महासागरों में ऑक्सीजन के प्राथमिक उत्पादक, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी तक हमारे बीपीएससी में कहीं कहीं कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, पर आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोला कि भाई साहब 101% का नहीं, चांसेस है बोल रहा हूं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन रहेंगे? ये हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं भाई साहब, याद रखिएगा। अगला सवाल, जल जैविक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? जल जैविक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका फाइटोप्लैंक्टन। पर अगर आपको पूछा जाता है, तो यहां पे उत्पादक पूछा गया है, अगर आपको उत्पादक के जगह पे मान लीजिए यहां पे आपको उपभोक्ता अगर पूछा जाता, तो इसका आंसर क्या होता? प्राथमिक उपभोक्ता। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। जल जैविक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक आपने बताया फाइटोप्लैंक्टन, पर अगर आपको प्राथमिक उपभोक्ता अगर पूछा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा जाता है, तो भाई साहब उपभोक्ता कौन रहेगा? ये रहेगा आपका जू प्लैंक्टन रहेगा। क्या रहेगा? जू प्लैंक्टन रहेगा। अगला सवाल, हु डिस्कवर द डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ पे डिस्कवरी की बात हो रही है, तो भाई साहब कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। सबसे पहले डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन रहेंगे? भाई साहब ये हमारे फ्रेडरिक मिचर थे। कौन से? फ्रेडरिक मिचर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? यहाँ पे बोला गया है कि कौन से वैज्ञानिकों ने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। तो सिंपल सा आंसर है वो वॉटसन एंड क्रिक थे। कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक, मान के ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, who proposed the concept of photovoltaic effect? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बारे में भाई साहब कंसेप्ट बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्या वो आपके एडमंड बेक्वेरेल थे? क्या वो आपको थॉमस कीबल थे? या अल्फ्रेड वैगनर थे? तो आपका आंसर आएगा वो एडमंड बेक्वेरेल थे। कौन थे? एडमंड बेक्वेरेल थे। और फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को सिद्ध करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो आपको आंसर रहना चाहिए भाई साहब, वो हमारे आइजैक न्यूटन आइंस्टाइन थे। कौन थे? हमारे आइंस्टाइन थे। EINSTEN, आइंस्टाइन थे। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किसके लिए? इस इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल, एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होता है? तो आपका आंसर आएगा सर, एंथर के अंदर आपके परागकण मान की पोलन ग्रेन रहेंगे। अगला सवाल आपके सामने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मान लीजिए यहां पे पूछा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पूछा गया है,
इट अप्लाइज ओनली टू द सेलेस्टियल बॉडी, जी नहीं, ओनली ये शब्द गलत है। इट अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट विद द मास, ये बिल्कुल सही कथन है जी, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, विच गैस इज कॉमनली यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भाई साहब जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है? तो आपका आंसर रहेगा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, और ये वाला सवाल जो है आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज का सेशन कैसे लगा वो भी बता देंगे, और आने वाले समय में आप कितने लोग ये चाहते कि सर एक बड़ी मैराथन हो, एक बड़ी मैराथन है जहां पर हमारे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, जो एग्जाम्पलर है, उस एग्जाम्पलर के साथ साथ हमारे बीपीएससी में पूछे गए, बीपीएससी में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यू है सर, इन सभी पीवाईक्यू को हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसके बारे में मैं डिस्कशन करके सर के साथ जो है एक बड़ी मैराथन आपके लिए मैं लेना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला सर 1000 क्वेश्चन का एक मैराथन लेना, पर समय के कमी के कारण जो है वो मैं ले नहीं पाया, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से माफी चाहता हूं। पर अभी नहीं, क्योंकि समय आ चुका है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जो सच में मेरे साथ है और विज्ञान की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से अगर करना चाहता है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन कौन ये चाहता है कि ये सेशन हो, साथ में एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिख देना है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर बेटा। सभी लोग पढ़ाई करेंगे, मस्त रहेंगे, अपनी जीवन को खुशहाल रखेंगे और हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि समय के साथ साथ अपना जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ठीक है जी, सभी लोग उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।